बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मालिक्यूल को 360 डिग्री के इलांग रोटेट करने से मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाए तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहते हैं C1, और इसकी हमने वीडियोस भी मुलाजा की थी। आज हम डिस्कस करेंगे C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट वाज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी, और आज हम डिस्कस करेंगे C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे इसमें अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 2। C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन को C2 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 कैसे है ये हम अभी देखेंगे। C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन में मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट किया जाए और वो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाए तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और C2 इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर 2 दफ़ा 180 पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ओरिएंटेशन में, एक्चुअल ओरिएंटेशन में आ जाता है। एक दफ़ा आपने 180 पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ गया, और दूसरी दफ़ा 180 पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन में आ गया। अब ये देखें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ रोटेशन, डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये 360 डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रोटेशन। और यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, वो एंगल जिसके इलांग रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाए। अब हमने कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल 180 डिग्री पे रोटेशन के बाद इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाए तो हम कहेंगे कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब आपने चूंकि मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के इलांग रोटेट किया, इसका मतलब है एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 180 डिग्री। अब आप 360 को जब 180 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज़ 2, देयरफॉर वी से ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 2। इसकी कॉमन एग्जांपल है वाटर का मॉलिक्यूल। ये देखें वाटर के मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं। वैसे तो ये हाइड्रोजन के दोनों एटम एक जैसे हैं, लेकिन जस्ट इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक हाइड्रोजन को ब्लैक कलर में लिखा, दूसरे को ग्रीन कलर में। अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम 180 डिग्री के इलांग रोटेट कर लें तो ये हाइड्रोजन जो राइट साइड पे है ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, यानी ये ग्रीन हाइड्रोजन राइट से लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और ब्लैक हाइड्रोजन लेफ्ट से राइट साइड पे आ जाएगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब अगेन दोनों हाइड्रोजन एग्जैक्टली एक जैसे हैं। ऐसा ना समझिएगा कि एक हाइड्रोजन का एटम ब्लैक है और दूसरा ग्रीन है। ये हमने जस्ट ब्लैक और ग्रीन ये रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है ताकि सिर्फ ये पता चल जाए कि जब मॉलिक्यूल को हमने रोटेट किया तो राइट वाला हाइड्रोजन लेफ्ट पे चला गया, लेफ्ट वाला हाइड्रोजन एटम राइट पे आ गया। लेकिन चूंकि दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं इसलिए मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन पे, मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन कहलाएगी इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन। और अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं एक दफ़ा फिर 180 डिग्री पे रोटेट कर लूँ, अब जो ग्रीन एटम पहले राइट साइड पे था ये दोबारा राइट साइड पे आ जाएगा। वो जो राइट से लेफ्ट पे चला गया था वो लेफ्ट से दोबारा राइट साइड पे आ जाएगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों कि इनिशियली ग्रीन एटम लेफ्ट राइट पे था और 2 दफ़ा रोटेट करने के बाद भी ग्रीन एटम राइट पर ही आ गया है। तो एक दफ़ा रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाता है क्योंकि दोनों एटम अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, लेकिन चूँकि दोनों एटम एक जैसे हैं तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है।
ये ऐसे, लेकिन अगर आप एक दफ़ा फिर रोटेट कर लें तो फिर जो एटम पहले राइट पे था वो दोबारा राइट पे चला गया, और जो लेफ्ट पे था वो दोबारा लेफ्ट पे चला गया। तो अब मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। ये ऐसे ही है, आप अपना अक्स अगर आईने में देखें तो आप में और आपके अक्स में आपकी रिफ्लेक्शन में कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसी शक्ल आपकी अल्लाह ने बनाई है वैसी ही आईने में, मिरर में भी नज़र आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि आपके राइट ऑर्गन मिरर में लेफ्ट साइड पे होंगे और आपके लेफ्ट ऑर्गन्स मिरर में राइट साइड पे होंगे। अलबत्ता उस मिरर के रिफ्लेक्शन को अगर आप दोबारा किसी मिरर से रिफ्लेक्ट करें तो फिर वो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसमें आपका दायां बाजू दाईं तरफ और बायां बाजू बाईं तरफ ही नज़र आएगा। अब तमाम रेगुलर वी शेप्ड मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद होता है। ऑल रेगुलर का मतलब है जिसमें सेंट्रल एटम के साथ दो एक जैसे एटम अटैच हों, उसे कहते हैं रेगुलर वी शेप्ड मॉलिक्यूल। ऑल रेगुलर वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स एंड आइंस, तमाम रेगुलर वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स में और रेगुलर वी शेप्ड आइंस में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद है। और इसकी मशहूर मारूफ एग्जांपल वाटर के अलावा ज़ीनान डाइऑक्साइड, फार्मल्डिहाइड, एसीटोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सी डाइफ्लोराइड, नाइट्राइट आयन, ओजोन, इन सब में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखें, ये वाटर का मॉलिक्यूल, बल्कि ये कोई भी वी शेप्ड रेगुलर वी शेप्ड मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के साथ दो एक जैसे एटम अटैच हैं। इसकी एक एग्जांपल ये देखें, ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ फ्लोरीन अटैच है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर सेंट्रल एटम है और इसके साथ दोनों एटम ऑक्सीजन के अटैच हैं। सिमिलरली ओजोन में तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं, सेंट्रल एटम भी ऑक्सीजन का और इसके साथ दोनों तरफ ऑक्सीजन अटैच है। नाइट्राइट आयन, नाइट्रोजन के साथ दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम अटैच हैं। सिमिलरली फार्मल्डिहाइड में कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन के एटम हैं। अगर आप यहाँ पर एसीटोन लिखें तो एसीटोन में कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। इसकी ज़रा वीडियो मुलाजा करें ताकि आपको क्लियर हो बात। जी ये देखिए, ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल, इसको मैंने 180 पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। वंस अगेन 180 पे रोटेट किया, यहाँ से देखिए, अगर मैं इस तरह पकड़ लूँ, ये जहाँ से मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि हमने कहा था मॉलिक्यूल को किसी स्पेसिफिक एक्सिस के इलांग, किसी स्पेसिफिक एंगल के इलांग अगर रोटेट करके मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा या एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अब ये जहाँ से मैंने मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जिस एंगल के इलांग में रोटेट कर रहा हूँ ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन है। ये देखें 180 डिग्री के एंगल पे मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूँ। ये था वी शेप्ड मॉलिक्यूल। अब बाकी एग्जांपल थोड़ी देर तक हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात थी वी शेप्ड मॉलिक्यूल की। अब हम बात करते हैं ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल्स। ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल्स में भी C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ऑल रेगुलर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल, पहली बात हमने की थी कि तमाम रेगुलर वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और रेगुलर वी शेप्ड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जिसमें सेंट्रल एटम के साथ दो एक जैसे एटम अटैच हों। लेकिन अगर वी शेप्ड मॉलिक्यूल रेगुलर ना हो, यानी अगर सेंट्रल एटम के साथ दो एक जैसे एटम अटैच ना हों तो फिर उसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। इफ़ टू डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप्स आर अटैच टू सेंट्रल एटम ऑफ वी शेप्ड मॉलिक्यूल देन देयर इज नो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर वी शेप्ड मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ दो डिफरेंट एटम अटैच हैं तो फिर उसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा, उसमें फिर C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो हमने थोड़ी देर पहले
प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब देखें, अगर हमारे पास रेगुलर ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है, ऑल रेगुलर ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल। रेगुलर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि सेंट्रल एटम के साथ 3 एक जैसे एटम अटैच हो, उसे कहेंगे रेगुलर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल। और अब शर्त यह है कि ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल प्लेनर भी हो। अगर मॉलिक्यूल ट्राईएंगुलर है, प्लेनर है और रेगुलर है, तो उस मॉलिक्यूल में भी C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसकी एग्जांपल बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईहाइड्राइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयंस, 1,3,5 ट्राईफ्लोरोबेंजीन, इन सब में 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। अब ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन 3 किस तरह है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये मॉलिक्यूल की जरा स्ट्रक्चर मुलाजा फरमाएं। फर्स्ट मॉलिक्यूल है बोरान ट्राईफ्लोराइड, सेंट्रल एटम है बोरान और इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम अटैच हैं। ये ऐसे ही है जैसे पंखे के 3 पर हैं। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो ये तीनों फ्लोरीन के एटम अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे। यानी अगर आप किसी भी बोरान फ्लोरीन बांड के इलांग इसे रोटेट करें तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये इस वीडियो में देखिएगा। ये देखें, ये ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल है। ये देखें, यहां से पकड़ के अगर मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखें, 180 डिग्री पे रोटेट करने से ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। पहले मैंने एक बांड से पकड़ा, अब मैंने दूसरे बांड से इसको पकड़ लिया, और इस बांड से पकड़ने के बाद भी अगर इसको 180 पे रोटेट करें तो ये देखें, ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब मैं इसको तीसरे बांड से पकड़ रहा हूँ। ये देखें, तीसरे बांड से पकड़ के भी अगर इसे 180 पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसमें 3 एक जैसे बांड हैं। किसी भी बांड के इलांग अगर हम इसे 180 डिग्री पर रोटेट कर दें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखें, चाहे इस बांड से रोटेट करें या किसी और बांड से रोटेट करें। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, 1,3,5 ट्राईफ्लोरोबेंजीन एंड कार्बोनेट आयन, इन सब में 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर इर्रेगुलर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल हो तो फिर उसमें एक ही C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ऐसा इर्रेगुलर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 2 एक जैसे एटम हो लेकिन तीसरा एटम डिफरेंट हो। अब अगर आप इसको यहाँ से ज़रा विजुलाइज करें, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बोरान क्लोर, एक फ्लोरीन को मैंने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, अगर ये बोरान क्लोरीन बांड के इलांग इस मॉलिक्यूल को मैं 180 पे रोटेट कर दूँ तो इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बोरान फ्लोरीन बांड के इलांग रोटेट करूं तो फिर इसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोरान फ्लोरीन एटम के इलांग इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा तो क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम अपनी जगह चेंज कर लेंगे और मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगी। जबकि हमने ये कहा है कि C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन उस वक्त होगा अगर मॉलिक्यूल रोटेशन के बाद 180 डिग्री पे रोटेशन के बाद इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। अब देखें, अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है उसमें भी C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का मतलब है कि सेंट्रल एटम के साथ 4 एक जैसे एटम अटैच हों। ये देखें, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइलेन, जर्मेन, स्टेनेन, प्लम्बेन, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, टेट्रा क्लोरोजिंकेट 2 आयन, टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट 2 आयन,
ये टेट्रा मिथाइल अमाइन, मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड, ये फास्फोरस की एक एलोट्रोपिक फॉर्म P4 भी होती है, जिसमें फास्फोरस के 3 एटम इकट्ठे मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सिमिलरली सल्फेट आयंस, फास्फेट आयंस, परक्लोरेट आयन, और ये है जीनान टेट्राऑक्साइड। ये सारे रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हैं और ये नीचे इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। ये मीथेन, ये जीनान टेट्राऑक्साइड, ये सल्फेट आयंस, टेट्रा फास्फोरस और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन सब में भी 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और ये C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलाक है। ये इस वीडियो में देखिएगा। ये देखें, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इसको अगर हम ये यहां से अगर मैं रोटेट करूं पकड़ के 180 डिग्री पे, ये देखें, अब ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब जहां से मैंने रोटेट किया वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दोबारा देखें, ये देखें, वंस अगेन इसे 180 पे रोटेट किया, ये देखिए, ये यहां से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखिए, जहां से मैंने इस वक्त पकड़ा हुआ है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करूं, ये देखिए, जो एटम पहले राइट साइड पे था वो अब दोबारा राइट साइड पे आ गया। जो एटम राइट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पे आ गया, लेफ्ट वाला राइट पे आ गया। लेकिन चूंकि दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों रेड एटम हैं, चाहे ये हाइड्रोजन के एटम हैं या क्लोरीन के हैं या फ्लोरीन के हैं या ब्रोमीन के हैं, राइट वाला एटम लेफ्ट पे आ गया, लेफ्ट वाला राइट पे आ गया। लेकिन चूंकि दोनों एटम एक जैसे हैं, लिहाजा ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और जो एटम पहले सामने की तरफ था, ये जो नीचे वाले 2 एटम हैं, एक एटम फ्रंट पे है, एक बैक पे है। जब आपने 180 डिग्री पे रोटेट किया, फ्रंट वाला एटम बैक पे चला गया, बैक वाला फ्रंट पे आ गया। लेकिन चूंकि दोनों एटम एक जैसे हैं, लिहाजा ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखिए, यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए, अब एक एटम फ्रंट पे, एक बैक पे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे। अब जब इसे रोटेट किया जाएगा, ये फ्रंट वाला बैक पे चला गया, बैक वाला फ्रंट पे आ गया, राइट वाला लेफ्ट पे चला गया, लेफ्ट वाला राइट पे आ गया। चारों एटम ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन ये चारों एटम एक जैसे हैं, ये चारों जुड़वा भाई हैं, इनकी शक्ल एग्जैक्टली एक जैसी है, इसलिए मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। अब ये एक और मॉलिक्यूल, ये बात थी जी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ये जो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलाक होता है, और इस मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम हैं। देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन। अब जाहिर है बहुत सारे रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हैं, लेकिन हम एक ही मॉलिक्यूल की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, मीथेन को। और मीथेन में 4 हाइड्रोजन एटम हैं, इनको हम डेजिग्नेट कर देते हैं H1, H2, H3, H4। एक हाइड्रोजन को हमने कह दिया H1, दूसरे को कह दिया H2, तीसरे को H3 और चौथे को H4। अब इस मॉलिक्यूल में 6 HCH बॉन्ड बनेंगे, 6 HCH बॉन्ड एंगल बनेंगे। H1 CH2 बॉन्ड एंगल, H1 CH3 बॉन्ड एंगल, H1 CH4 बॉन्ड एंगल, H2 CH3 बॉन्ड एंगल, H2 CH4 बॉन्ड एंगल, H3 CH4 बॉन्ड एंगल। ये 6 बॉन्ड एंगल्स हैं। ये देखिएगा, ये सेंट्रल एटम के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, और अगर आप विजुलाइज करें इन चारों हाइड्रोजन एटम की वजह से 6
6 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब ये 6 HCH बॉन्ड हैं, तो अपेरेंटली तो लगता है कि इसमें फिर C2 एक्सेस भी 6 ही होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो C2 एक्सेस है ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेस बॉन्ड एंगल के इलांग है। लेकिन एक्चुअली C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन इसमें 3 है, क्योंकि एक C2 एक्सेस 2 बॉन्ड एंगल को डिवाइड करता है। Apparently it seems there should be 6 C2 axes, but actually there are 3 C2 axes of rotation because each C2 passes through 2 HCH bond angles। ये दोबारा देखिएगा, ये देखें, ये जहां से मैंने पकड़ा हुआ है एक बॉन्ड एक्सेस तो यहीं से पास हो रहा है। अब ये ऊपर वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी बाइसेक्ट करता है और नीचे वाले में से भी पास होता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल में 3 C3 एक्सेस हैं। ये देखें, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ये इसमें ये सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं। अब देखें इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल हैं। एक तो ये हाइड्रोजन HCH बॉन्ड एंगल हो गया, दूसरा ये HCH बॉन्ड, ये 2 हो गए, ये थर्ड ये HCH बॉन्ड, ये 3 HCH बॉन्ड हो गए, चौथा ये HCH बॉन्ड ये बेस में, ये 5वां HCH बॉन्ड, और ये जो बैक साइड पे है ये 6ठा HCH बॉन्ड। ये दोबारा इसको देखें, एक HCH बॉन्ड ये हो गया, दूसरा HCH बॉन्ड ये तीसरा HCH बॉन्ड ये 4th HCH बॉन्ड, ये 5th HCH बॉन्ड, और ये 6th, ये 6ठा HCH बॉन्ड। लेकिन अब आप किसी भी एक्सेस के इलांग, किसी भी C2 एक्सेस के इलांग अगर आप इसे रोटेट करें तो वो C2 2 HCH बॉन्ड को में से पास होगा। ये जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है एक ये HCH बॉन्ड है, और ये जो मैं टेबल के साथ इसको स्ट्राइक कर रहा हूँ ये भी HCH बॉन्ड है। ये दोबारा देखिए, ये देखिए, ये बॉन्ड है। ये दोबारा देख लें, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए इसमें C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो सेंट्रल एटम के इलांग बिल्कुल ऊपर, यहाँ से मैं अब इसे पकड़ूंगा तो एक तो ये HCH बॉन्ड जिसमें से ये एक्सेस पास हो रहा है, दूसरा जो नीचे HCH बॉन्ड है ये एक्सेस उसमें से भी पास हो रहा है। ये यहाँ से मैंने पकड़ लिया, ये इसका C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो ये इस ऊपर वाले कार्बन हाइड्रोजन ऊपर वाले HCH बॉन्ड में से भी पास हो रहा है, और जो नीचे HCH बॉन्ड है ये जिसको मैं अब टेबल के साथ स्ट्राइक करूंगा ये इसमें से भी ये एक्सेस पास हो रहा है। तो इट मीन रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, लेकिन इसमें 6 बॉन्ड एंगल बनते हैं। अगर इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो, ये इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल अब 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो ये कि सेंट्रल एटम के साथ
दो एटम एक जैसे, दो ग्रुप एक जैसे और दो डिफरेंट, इसे कहेंगे AB2C2, AB2C2, where central atom is attached to two atoms or groups of one type and two groups of other type. ये AB2C2 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें ए सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम के साथ दो एटम एक जैसे हैं और दो एक जैसे हैं, इसे कहेंगे इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। लाइक डाइक्लोरोमीथेन, ये देखिए ये डाइक्लोरोमीथेन है, कार्बन के साथ दो एटम हाइड्रोजन के, दो क्लोरीन के। अब इसमें एक ही C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये देखिए इस मॉलिक्यूल में देयर इज ओनली वन C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसमें अब चार तरह के बॉन्ड एंगल्स हैं, HCH बॉन्ड एंगल, HC क्लोरीन बॉन्ड एंगल, क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल और क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंगल। और C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंगल में से पास होता है। एक और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, जिसमें एक एटम डिफरेंट हो बाकी तीन एक जैसे हों, लाइक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ तीन एटम क्लोरीन के, एक हाइड्रोजन का, यहाँ कार्बन के साथ एक एटम क्लोरीन का, तीन हाइड्रोजन के, यहाँ फास्फोरस के साथ तीन एटम क्लोरीन के, एक ऑक्सीजन का। इसमें अब कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसमें कोई C4 एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं हो, कोई C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। These molecule has no C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी जारी रखेंगे। थैंक यू।